प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के पिछले वीडियो में हमने लोकसभा के बारे में चर्चा की थी। लोकसभा का गठन किस तरीके से होता है, लोकसभा सदस्यों की योग्यता क्या है, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किस प्रक्रिया से होता है और लोकसभा के विशिष्ट कार्य क्या हैं। आज के इस वीडियो में हम संसद के द्वितीय सदन राज्यसभा के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है, तो हम इस बारे में जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का उल्लेख है कि भारतीय संसद का एक द्वितीय सदन होगा जिसका नाम है राज्यसभा। चूँकि राज्यसभा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे द्वितीय सदन, वरिष्ठ सदन या उच्च सदन। जहां लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य आते हैं, जबकि राज्यसभा है जिसे द्वितीय या उच्च सदन या वरिष्ठ सदन कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य नहीं होते, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्यों और वरिष्ठ सदस्यों को इसमें स्थान दिया जाता है। इसीलिए इसको वरिष्ठ सदन या द्वितीय सदन या उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। चूँकि राज्यसभा भारतीय संघ व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, संघ व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा में सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं। चूँकि प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि समान संख्या में नहीं होते, इसका निर्धारण उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो उस जनसंख्या के अनुपात में वहाँ से सर्वाधिक राज्यसभा के सदस्य चुनकर आते हैं, जबकि छोटे जो राज्य जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, उनसे भी राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, लेकिन केवल वहाँ से एक सदस्य निर्वाचित होकर आता है। तो इस प्रकार राज्यसभा में प्रत्येक राज्य को जो स्थान दिया गया है, जो प्रतिनिधित्व दिया गया है, वो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया गया है। अब बात करते हैं हम राज्यसभा की संरचना कि राज्यसभा का गठन कैसे होता है। तो राज्यसभा के गठन के अंतर्गत अर्थात संरचना के अंतर्गत हम देखेंगे कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 238 तो निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। लेकिन वर्तमान में जो वास्तविक सदस्य संख्या है राज्यसभा में वो है 245, जिसमें से 233 तो है निर्वाचित सदस्य और 12 है मनोनीत सदस्य। चूँकि अब यहाँ 233 जो निर्वाचित सदस्य है उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से 229 सदस्य तो राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आते हैं और 4 सदस्य है वो केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं। इस प्रकार 229 + 4 अर्थात 233 सदस्य है वो निर्वाचित होकर आते हैं। चूँकि दिल्ली एवं पांडिचेरी ही 2 ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जिनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है।
अब बात आती है, हम इसी तरीके से राज्यसभा के सदस्यों को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो सीधे जो राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जिनकी संख्या 238 है, तथा दूसरे वे जो मनोनीत किए जाते हैं, ऐसे सदस्यों की संख्या 12 है। राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, जिसमें दिल्ली व पांडिचेरी भी शामिल है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका निर्वाचन तो राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ कहें कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता न करके अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। बात आती है मनोनीत सदस्यों की संख्या। मनोनीत सदस्य संख्या यहाँ बताइए आपको 12, कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा से जुड़े हुए ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। तो ये तो राज्यसभा की संरचना या गठन के बारे में बात कही गई। अब बात आती है कि राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले राज्यसभा के लिए जो चुनाव लड़ता है उस उम्मीदवार की योग्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली बात है वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी उम्र 30 वर्ष से कम न हो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राज्यसभा सदस्य के लिए योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष हो। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन करते हुए अब यह प्रावधान कर दिया है कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति उस राज्य विशेष का निवासी हो, ऐसा आवश्यक नहीं। पहले व्यवस्था थी कि राज्यसभा के लिए चुना जाने वाला सदस्य उसी राज्य का निवासी होना आवश्यक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वह किसी अन्य राज्य का व्यक्ति भी दूसरे राज्य से राज्यसभा में जा सकता है। अब बात आती है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। मैंने बताया था कि लोकसभा जो होती है उसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन क्यों कहता हूँ? क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है और उसके जो सदस्य हैं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। लेकिन यहाँ जब राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात करें, तो राज्यसभा द्वितीय सदन, वरिष्ठ सदन या उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, अर्थात जो एमएलए हैं उनके द्वारा एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। जनता इनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव में खुला मतदान किया जाता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों में गुप्त मतदान होता है जनता के द्वारा। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में मतदान की प्रणाली खुली है, अपना दिखा के वोट दे सकते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता। जैसे लोकसभा एक स्थायी सदन है, जब तक लोकसभा में सरकार को बहुमत प्राप्त होता है तब तक लोकसभा रह सकती है। उसके बाद वो यदि बहुमत नहीं है तो सरकार गिर सकती है और जिससे लोकसभा का समय से पूरी भंग किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जहां लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह अस्थायी होता है। समय से पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होती। उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिसमें से प्रत्येक दूसरे वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायरमेंट हो जाते हैं, अर्थात अवकाश प्राप्त कर जाते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की बात देखी कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। अब बात आती है राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी जो उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है उसको सभापति कहते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है कभी, तो उस समय वह राज्यसभा का सभापति नहीं होता। सामान्यतः भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उस सभा का सभापतित्व तो उसी के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब कभी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य करे कार्यवाहक के रूप में, तो उस समय वो राज्यसभा का सभापति नहीं रहता। राज्यसभा के सभापति को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए, अन्यथा वह तब तक उस पद पर बना रहता है। अब बात आती है राज्यसभा के सभापति के कार्य। सभापति का कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही है। जिस तरह प्रथम सदन लोकसभा है उसके स्पीकर के जो कार्य है उसके समान ही यहाँ सभापति के कार्य हैं। राज्यसभा के सदन के किसी मुद्दे पर मत समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही वह निर्णायक मत भी दे सकता है। राज्यसभा के सभापति को केवल 2 शक्तियां नहीं होती जो कि लोकसभा के अध्यक्ष को होती है। जैसे धन विधेयक के बारे में निर्णय लेना, राज्यसभा के सभापति को इसके बारे में कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, ये भी सभापति के पास शक्ति नहीं होती, क्योंकि जब संयुक्त बैठक होती है संसद की तो उस समय अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अब बात आती है राज्यसभा सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।